गुड इवनिंग बच्चों। पार्टनरशिप एक्ट के यूनिट 3 में एक टॉपिक ही बचा हुआ है, उसको खत्म करते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो और आपको आंसर पता हो तो हाउ टू राइट एन आंसर, आंसर लिखते कैसे है, ये बातें करनी है। फिर हमारा पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट हुआ और इस तरीके से हमारे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एलएलपी, कंपनी और पार्टनरशिप कंप्लीट हुए। मंडे से हम लोग इस टाइम अभी जो क्लास होती है 8 बजे, उसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट कर देंगे। अभी हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इवनिंग में स्टार्ट कर देंगे। मॉर्निंग में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया हुआ है और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को खत्म होते ही इस पे नेगोशिएबल कर लेंगे और हमारा पूरा लॉ कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर 30 तक का टारगेट है, 30 नवंबर तक हमें लॉ का रिवीजन कंप्लीट कर लेना है। जनवरी में दिसंबर में राइटिंग प्रैक्टिस पे थोड़ा ध्यान देना है और जनवरी में पेपर देना है। तो लेट्स बिगिन। आपने पढ़ा इस चैप्टर में अभी तक कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या? आपने कहा नो, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट मैंडेटरी प्रोविजन, बट वंस यू हैव ऑप्टेड टू रजिस्टर द फर्म देन यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर। आपको एक स्टेटमेंट सबमिट करना होगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, उस एरिया का जहां आपका बिजनेस सिचुएटेड है या प्रपोज टू बी सिचुएटेड है। फर्म का आपको नाम बताना था, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेसेस बताने थे, एनी अदर प्लेस इन इंडिया में आपका बिजनेस है क्या ये बताना था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बतानी थी हर पार्टनर्स की, पार्टनर्स का पूरा नाम, परमानेंट एड्रेस बताना था और आपको बताना था ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कि कब तक पार्टनरशिप चलेगा। ये स्टेटमेंट आपको प्रिस्क्राइब फी के साथ रजिस्ट्रार को जमा करना था, ड्यूली साइन करना था आपको या आपके ऑथराइज्ड एजेंट को। और जब आप ये स्टेटमेंट सबमिट कर देते हैं और आपके सारे स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो रजिस्ट्रार आपके फॉर्म को रजिस्टर कर लेता है और आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देता है और उसी दिन से आपका फर्म रजिस्टर माना जाता है। अगर नहीं आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो, क्योंकि कंपलसरी प्रोविजन तो है नहीं, अगर आपने मान लो अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो भैया उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कुछ परिणाम हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस में आपने कहा कि आप अगर दुखी हैं अपने दूसरे पार्टनर्स और फर्म से तो उन पे केस नहीं कर सकते, आप थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकते, आप 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ म्यूचुअल इंडेटनेस नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी तो भाई हमेशा पे केस कर सकता है और नहीं रजिस्ट्रेशन कराया तो उसके कुछ इफेक्ट नहीं है, मतलब थर्ड पार्टी हमेशा केस करेगा, 100 रुपए से ज्यादा का सेटअप हमेशा होगा, कम का। एक पार्टनर फर्म के डिसोल्यूशन के लिए और डिसोल्यूशन के बाद अकाउंट सेटलमेंट के लिए हमेशा बोल सकता है। ये सारी बातें हो रही थी। फिर आप आ गए डिसोल्यूशन में, आपने कहा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अंतर है। फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद हो जाते हैं, सारे एसेट रियलाइज होते हैं, अकाउंट का सेटलमेंट होता है, कोर्ट के ऑर्डर से हो सकता है और जो रिलेशनशिप था सारे पार्टनर्स के बीच में वो खत्म हो जाता है। जबकि अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है तो बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, बिजनेस कंटिन्यू रहता है, उनके बीच रिलेशनशिप भी रहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद नहीं होते क्योंकि बिजनेस ही बंद नहीं हुआ और वहां रीवैल्यूएशन होता है एसेट का और लायबिलिटीज का। ये डिफरेंसेस करने के बाद आपने कहा कब बिना कोर्ट इंटरवेंशन के किन केसेस में फर्म का डिसोल्यूशन होता है और कोर्ट के इंटरवेंशन से किन केसेस में कोर्ट का डिसोल्यूशन होता है। ये सारी बातें अभी तक आप कर चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक और एक क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग आपको देखना है, राइटिंग प्रैक्टिस आज की क्लास में, और हम पार्टनरशिप को वाइंड अप करेंगे। तो चलिए, मोड ऑफ सेटलमेंट क्या भैया, कैसे सेटलमेंट होता है पार्टनरशिप अकाउंट का? फर्म डिसॉल्व हो गया,
तो मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट क्या है, कैसे अकाउंट सेटलमेंट होता है? आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर सेटल्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ पार्टनरशिप। जैसा पार्टनरशिप का टर्म है उस तरीके से सेटलमेंट होगा। If there is no specific agreement, अगर कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है, then accounts are settled according to following fundamental rule। तब तो अकाउंट्स इस फंडामेंटल रूल से सेटल होंगे, तब तो अकाउंट सेटलमेंट करने का ये फंडामेंटल रूल है। पहला, पेमेंट ऑफ लॉसेस करने हैं बेटा। लॉसेस ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग deficiency of capital shall be paid in the following manner and order। First of all, losses shall be paid out of the profit। भैया सबसे पहले लॉसेस जो है हम आउट ऑफ प्रॉफिट पे करेंगे, सबसे पहले लॉसेस आउट ऑफ प्रॉफिट पे करेंगे। If the profit are not sufficient, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है to pay the losses, then the balance of loss shall be paid out of capital। सबसे पहले लॉस को प्रॉफिट से सेट ऑफ करेंगे, पर उतना प्रॉफिट नहीं है तो कैपिटल से। उसके बाद भी if still some balance of losses remains, उसके बाद भी कुछ लॉस रह जाता है, तो it shall be paid by partners individually in the proportion in which they were entitled to share profit। तो फिर पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वहां से वो सेटअप होगा, पार्टनर्स के इंडिविजुअल पार्टनर्स के उस प्रॉफिट शेयरिंग से सेटअप होगा। पहले लॉस हुआ है तो प्रॉफिट से, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो कैपिटल से, वो भी सफिशिएंट नहीं है तो इंडिविजुअल पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वहां से। एप्लीकेशन ऑफ असेट, असेट को क्या करें, असेट बेचेंगे ना बेटा, फर्म डिसॉल्व हो गया तो असेट बेचेंगे। तो असेट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम contributed by partner to make up deficiency of capital must be applied in following manner and order। कैसा एप्लीकेशन करेंगे, सबसे पहले क्या चीज का असेट बेच दिए, वहां से जो पैसा आया उससे डेट का पेमेंट करेंगे, जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी, सबसे पहले बाहर वाले को, आउटसाइडर को, थर्ड पार्टी को। पेमेंट ऑफ ईच पार्टनर्स एडवांसेस, उसके बाद पार्टनर जो एडवांस लेके आए हैं, लोन दिए हैं उनको, सबसे पहले आउटसाइडर को, फिर पार्टनर्स को एडवांसेस का पेमेंट जो उन्होंने लोन दिया। तीसरा, कैपिटल पेमेंट करेंगे, पेमेंट ऑफ ईच पार्टनर्स कैपिटल। चौथा, उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो प्रॉफिट शेयरिंग में पार्टनर बांट लेंगे, और अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो लॉस शेयरिंग में, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट शेयरिंग में, लॉस हुआ तो लॉस शेयरिंग कर लीजिए। इस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ असेट होता है और हमारा पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन है, देखिए तो आप जरा, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाता और आपने प्रोविजन पढ़ा है तो हाउ टू राइट एन आंसर, लिखते कैसे हैं। सारे बच्चे स्क्रीन वाले क्वेश्चन को एक बार पढ़ें और देखें कि क्या वो आंसर समझ पा रहे हैं, कि अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो आंसर क्या होता।
PQNR formed a partnership agreement to operate motor buses along a specific route for a duration of 12 years. 3 लोग मिलके पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं बेटा कि मोटर बस चलाएंगे 12 साल के लिए। अभी 4 साल हुआ है बिजनेस करते हुए और उन्होंने देखा कि भैया लॉस हो रहा है हर साल। पी ने डिटरमाइन, इसके बावजूद जो पी है पार्टनर, वो उसने डिटरमाइन किया कि बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। अभी भाई बोले हैं 12 साल, अभी तो 4 साल हुआ है बिजनेस चलाएंगे। एग्जामिन करना है विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्या पी इंसिस्ट कर सकता है कि बिजनेस चलाना होगा? अगर ऐसा वो करता है तो आपको बताना है कि क्यू और आर के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस केसेस में, क्योंकि क्यू और आर दोनों बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कराना चाहते, क्योंकि भाई कॉन्टिन्यूअस लॉसेस है। अगर परसिस्टेंट लॉस है, लगातार लॉस हो रहा है, तो भैया कितने दिन तक लॉस देखेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए लॉस देखते देखते। क्या 12 साल तक बिजनेस लॉस में ही चलाएंगे? क्या तो हम जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो बताएं कि क्या क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पढ़ने में हमेशा टाइम लगाएं, क्योंकि बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछता कुछ है, आप आंसर लिखते कुछ है। क्वेश्चन को पढ़ने में समय लगाएं ठीक से। अगर आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पाते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो आपका आंसर भी सही होगा। तो चलिए, PQNR फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट किस चीज का है? टू ऑपरेट मोटर बसेस, चलाएंगे बेटा मोटर बसेस along a specific route for a duration of 12 years, 12 साल तक। After operating the business for 4 years, 4 साल हुए हैं, it was observed कि बिजनेस incurred losses, हर साल लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। Despite this, इसके बावजूद पी जो है वो डिटरमाइंड है कि भैया बिजनेस तो चलाऊंगा, कोई बात नहीं है। रिमेनिंग पीरियड वादा किया है, एग्रीमेंट किया है कि 12 साल तक, तो भाई 12 साल तक बिजनेस चलेगा, लॉस हुआ तो क्या। एग्जामिन विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्या कैन पी इंसिस्ट, क्या इंसिस्ट कर सकता है कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए बिजनेस तो चलाना होगा?
क्यू और आर, आपको इस बिजनेस में रहना होगा, लॉसेस में भी बिजनेस चलाना होगा, क्या इंसिस्ट कर सकता है? पहला प्रश्न। दूसरा, एग्जामिन विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कैन पी इंसिस्ट, क्या इंसिस्ट कर सकता है? इफ तो अगर वो इंसिस्ट करता है क्यू और आर को कि भाई चाहे कुछ हो जाए, लॉस हो या कुछ हो, 12 साल के लिए एग्रीमेंट है तो बिजनेस चलाना होगा, अगर वो ऐसा इंसिस्ट करता है तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल है क्यू और आर के पास, जो रिलक्टेंट हैं, जो बिजनेस कंटिन्यू करने के फेवर में नहीं है। लॉस होने का भी एक समय होता है ना बेटे, 1 साल चलो ठीक है, 2 साल, तीसरे साल, चौथे, तो क्या मतलब हम आजीवन लॉस के लिए बिजनेस कर रहे हैं? प्रोविजन, आंसर फ्रेम कैसे करते हैं, हाउ टू राइट एन आंसर। तो सबसे पहले आपको जो कॉपी आईसीआई से मिलती है उसमें लेफ्ट में मार्जिन खींचा होता है, आपको सबसे पहले राइट में 1 सेंटीमीटर अवे एक मार्जिन खींचनी होती है। उसके बाद सबसे पहले आपको लिखना होता है क्वेश्चन का नंबर, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1, और मिडिल ऑफ द पेज में लिखते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, मार्जिन खींचते हैं, लेफ्ट में मार्जिन खींचा होता है, राइट में 1 सेंटीमीटर अवे हम मार्जिन खींचते हैं, और लेफ्ट मार्जिन में लिखते हैं क्वेश्चन का नंबर, जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, और मिडिल ऑफ द पेज में हम लोग लिखते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। अब सबसे पहले लिखते हैं प्रोविजंस, सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, प्रोविजंस। प्रोविजंस में सबसे पहले ब्रैकेट बड़ा ओपन करते हैं, अगर आपको सेक्शन का नंबर आता है तो लिखिए, आपको पता है कि ये क्वेश्चन सेक्शन 44 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है, तो सेक्शन का नंबर और एक्ट का नाम ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, सेक्शन का नंबर और एक्ट का नाम हम बड़े ब्रैकेट में लिख के और क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेड एक्ट, जिस एक्ट के बारे में हम बोल रहे हैं, अ पार्टनर में फाइल अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड एंड द कोर्ट may dissolve the firm if it is satisfied about the same। हम कहाँ जाएंगे, पार्टनर केस कर सकता है डिसोल्यूशन के लिए, इनमें से किसी भी ग्राउंड में, ग्राउंड था ना बेटा कि परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई थी, पार्टनर दिवालिया हो गया था, पार्टनर पागल हो गया था, कॉन्टिन्यूअस लॉसेस हो रहे थे, तो बहुत सारे ग्राउंड थे, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो वो वाइंडिंग अप का, रिजोल्यूशन का ऑर्डर दे देता है। क्या केसेस है, किन केसेस में, वेयर अ पार्टनर हैज बिकम अनसाउंड, एक पार्टनर अनसाउंड हो गया था, वेयर अ पार्टनर इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, मतलब परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई थी, या वेयर अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, या पार्टनर गिल्टी थे मिसकंडक्ट के, या वेयर अ पार्टनर willfully commits a breach of agreement, जानबूझ के एग्रीमेंट तोड़ रहा था, या where the business of the firm cannot be carried on except at a loss in future, और बिजनेस केवल लॉस में ही चलेगा, लॉस के अलावा चल ही नहीं सकता, और where the कोर्ट या कोर्ट को और कोई जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड लगे तो कोर्ट आदेश दे देता था कि फर्म को डिसॉल्व करा। ये आपने पढ़ा था कि इन केसेस में पार्टनर कहाँ जाएंगे, कोर्ट में, वहां जाके फाइल करेंगे केस कि भैया हम फर्म नहीं चलाना चाहते, ये सब ग्राउंड थे। पार्टनर पागल हो जाए, परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाए, परसिस्टेंट ब्रीच करे, कॉन्टिन्यूअस लॉसेस हो जाए, मिसकंडक्ट करे, या जस्ट एंड इक्विटेबल। आपको बता देना था कि भैया इनमें से कोई भी ग्राउंड हो तो पार्टनर जो है वो कोर्ट जा सकता है, केस फाइल कर सकता है, तो आपने बता दिया। तो पहले प्रोविजन लिख लेते हैं।
प्रोविजन लिखने के बाद आप एनालिसिस कंक्लूजन बताते हैं। इन अबव केस P, Q and R formed a partnership agreement to operate, जो कहानी है, to operate a motor vehicle for a duration of 12 years. It was observed that business incurred losses each year for 4 years. However, P can continue the business by said act. Applying the above stated provision, it is evident that business incurred continuous losses. In such a case, क्या रेमेडी है पी क्यू के पास? अगर बिजनेस में लगातार लॉस हो रहा है तो पी एंड क्यू have option to dissolve the firm by filing suit in the court for the dissolution of firm. मतलब P अगर चाहता है बिजनेस कंटिन्यू करना तो करे, लेकिन Q और R के पास ऑप्शन है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं, वहां पे सूट फाइल कर सकते हैं कि वो फर्म का डिसोल्यूशन चाहते हैं, वो फर्म का डिसोल्यूशन चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूअस लॉसेस ऑफ द बिजनेस, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूअस लॉसेस। तो इस तरीके से आपको आंसर ड्राफ्ट करना होता है। इस चैप्टर से अगर हम बोलें तो रजिस्ट्रेशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, नॉन रजिस्ट्रेशन डज नॉट अफेक्ट डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कोर्ट के ऑर्डर से किन केसेस में और बिना कोर्ट इंटरवेंशन के किस केसेस में फर्म डिसोल्यूशन होगा, और अकाउंट सेटलमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक बार पढ़ के और इस क्वेश्चन को हैंड रिटन प्रैक्टिस कर लें तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट हुआ। मंडे को एक नए एक्ट के साथ इसी समय आपसे मुलाकात होगी, जहां की हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे आपसे। तब तक एक बार आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एलएलपी, कंपनी और पार्टनरशिप हो गया, इनको जल्दी से रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मुलाकात होगी मंडे को 8 बजे। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लगे रहें। थैंक यू।